नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज हम वापस करेंगे हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी जो आपके एग्जाम के लिए होगी बहुत बहुत लाभदायक। सबसे पहले आप लोगों को वापस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से घर पर होंगे, त्योहार मना रहे होंगे, लेकिन क्लासेस चलती रहेंगी। तो भाई आज की क्लास वापस अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर बता सकते हैं, लाइव कमेंट करके भी बता सकते हैं। चाहे तो जब बाद में आपकी लाइव क्लास हो और आपको बाद में याद आए ना कि हाँ इस क्लास में हमें थोड़ा थोड़ा डाउट था, तो वहां पर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग की इच्छा चलेगा। बस अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो उसे क्लियर जरूर कर लिया करें, नहीं तो बाद में अगर कभी भी उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है एग्जाम में तो वो डाउट रह ही जाता है दिमाग में। तो उसे हमेशा क्लियर करें। चले बाकी आगे फिर वापस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम करेंगे अपनी क्लास की शुरुआत। शुरुआती 2 मिनट, माफ कीजिएगा, शुरुआती 2 मिनट हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा, तो वहां पर आपस में सामान्य परिचय लेंगे। आप लोगों को बताया जाएगा कि हम किस किस हिसाब से क्या क्या पढ़ाई करते हैं। फिर तो आप लोगों की प्रश्नोत्तरी 1 घंटे से कम समय में हम लोग 50 से ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे। व्याकरण के 50 से ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे बड़े ही आराम से। तो चलिए आज की क्लास की हम करते हैं। सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लें। रिजल्ट गुरु का ऐप कहाँ पर मिलेगा? प्ले स्टोर पर जाएं, रिजल्ट गुरु के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप पर जाएं, डाउनलोड कर लें। लॉग इन करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, ईमेल डालने का या फिर फ़ोन नंबर डालिए, पासवर्ड डालें कोई मनपसंद का, लॉग इन कर लीजिए। लॉगिन करने से क्या क्या फायदे होंगे? आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, डेली क्विज मिल जाएंगे। तो जो चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं ना, हो सकता है कोई पर्टिकुलर विषय आप पढ़ रहे हो, तो जो भी पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर आने के बाद वहां से पढ़ें, यहाँ पर आकर रिवीजन कर लें। मॉक टेस्ट के माध्यम से, लाइव टेस्ट के माध्यम से, डेली क्विज के माध्यम से, जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं, खासकर आपका जीके जीएस, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका डेली एमसीक्यूज करना। ठीक है, डेली एमसीक्यूज करेंगे तो पता रहेगा कि हाँ कहाँ कहाँ हम पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन आ रही है, कहाँ कहाँ और चेंजेस की ज़रूरत है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देख लीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं। बाकी तो हम हैं ही, अगर किसी और एजुकेटर से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा सबसे फेवरेट सेक्शन, डेली रिजल्ट गुरु का जट, जहाँ पर आपको 300 से भी ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई करते रहें। कोई डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से फायदा क्या रहेगा? जब बाद में मान लीजिए आपका कभी कोई मित्र पूछता है, आप लोगों को खुद ही तैयारी करनी है किसी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम की, तो आप लोग ये चैनल चेकआउट कर सकते हैं। टीच एग्जाम रिजल्ट गुरु पर जाएं, उड़ीसा एग्जाम रिजल्ट गुरु पर जाएं, वेस्ट बंगाल रिजल्ट गुरु पर जाएं, और यहाँ पर जो आपको एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। डाउट आता है फिर वापस कमेंट करके बताइए, लोग उसी काम के लिए तो है। पढ़ाई के साथ साथ कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर किया जाएगा। अब भाई शुरू प्रश्नोत्तरी, बहुत हो गई बात, चलिए प्रश्नों की शुरुआत की जाए। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होगा? होता है ना, किसी के प्रति आपको आसक्ति हो जाती है, बहुत लगाव हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुरक्ति कहते हैं। उसी अनुरक्ति का सही सही विलोम क्या होगा? क्या विरक्ति होगा, आसक्ति होगा, उक्ति होगा या विज्ञप्ति होगा? अनुरक्ति शब्द का सही सही विलोम क्या हो सकता है? विरक्ति, आसक्ति, उक्ति या फिर विज्ञप्ति? विज्ञप्ति अलग लग रहा है ना, विज्ञप्ति बहुत अलग है, विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जहां पर आप चीजों को दुनिया में होता नहीं फैलाते फिरते हैं, विज्ञप्ति है। उक्ति कहीं का कथन क्या कहलाता है? उक्ति कहलाता है। विरक्ति, आसक्ति, अनुरक्ति का आसक्ति पर्याय है, विलोम नहीं है, पर्याय है। अब बचा आपका विरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति होता नहीं कि इंटरेस्ट खत्म हो जाना, दोनों होंगे विलोम। कृपा किस शब्द का विलोम है? क्या कोप का विलोम होगा, कटु का विलोम है, क्रोध का विलोम है या फिर क्रूर का विलोम होगा कृपा शब्द? कृपा देखें और बताएं कृपा किसका विलोम है। ठीक है, कृपा की बात करते हैं, होता नहीं सामने वाला आप पर कृपा कर रहा है, दया कर रहा है, आपके लिए अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सीधे सीधे उल्टा क्या होगा? सामने वाला आपके लिए बुरा कर रहा है। सामने वाला आप पर गुस्सा है ना, क्रोध नहीं कोप करेगा। सामने वाला आप पर गुस्सा होगा, क्रोधित होगा तो कोप करेगा। प्रेम होगा, क्रोध का उल्टा क्या हो सकता है? प्रेम हो सकता है ना। तो अगर सामने वाले को आप पर प्रेम रहेगा तो वो आप पर कृपा करेगा, नहीं तो कोप होगा। कृपा का विपरीतार्थक कोप। सूक्ष्म शब्द का विलोम देखें, बताएं क्या है? सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म का विलोम सूक्ष्म ही होगा क्या? स्थूल होगा, सूक्ष्महीन होगा, अस्थूल होगा। आप लोगों को कोटेशन याद करवा कर बताया था कि हम छायावाद के लिए बात करते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। जो चीजें डटी हुई हैं, बहुत लंबे समय से बनी हुई हैं, उनके प्रति उन चीजों का विद्रोह जो क्या है, जो क्षणभंगुर है, जो नष्ट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो बदलाव लाना चाहती हैं, उनका विरोध। तो सूक्ष्म जो बहुत छोटा है और स्थूल जो बहुत लंबे समय से विद्यमान है, सूक्ष्म का विपरीतार्थक स्थूल हो जाएगा। सुस्ती का विलोम
यहाँ पर देखें और बताएं सुस्ती का सही विलोम क्या होगा। क्या तंदुरुस्ती होगा, चुस्ती होगा, ताजगी होगा या फिर सुस्ती विहीन होगा। सुस्ती किसे कहते हैं? हमारे शरीर को आलस आता है ना, हमारे शरीर को आलस आता है, परेशानी होती है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सुस्ती कहा जाता है। और सुस्ती के लिए हम क्या करते हैं, अब तो खूब सारी एनर्जी ड्रिंक भी आने लगी, तो एनर्जी ड्रिंक पीजिए, आपकी सुस्ती चली जाएगी। फिर क्या आ जाएगी? चुस्ती आ जाएगी, काम करने की ताकत आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, खूब एनर्जी आ जाएगी। सुस्ती का विपरीतार्थक चुस्ती हो जाएगा। मिथ्या का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? आडंबर होगा, धुंधला होगा, सत्य होगा या दिखाना होगा। मिथ्या मतलब क्या? मिथ्या जो झूठा है, जो दिखावा है, क्या कहलाएगा? मिथ्या कहलाएगा। कहते हैं ना संसार के लिए कि संसार या जगत क्या है? मिथ्या है, झूठा है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। क्षणभंगुर भी हम कह देते हैं कि कितने पलों में नष्ट हो जाए कोई नहीं जानता। तो आडंबर मिथ्या का उल्टा है, धुंधला होगा, सत्य होगा या दिखावा होगा। अगर मिथ्या का मतलब झूठ है तो झूठ का विपरीतार्थक क्या होता है? सच ना। ऐसे ही सत्य का विपरीतार्थक वैसे तो क्या है? असत्य होगा, लेकिन यहाँ पर असत्य है नहीं तो हम मिथ्या के साथ जा सकते हैं। मिथ्या सत्य विपरीतार्थक। अगला प्रश्न देखिए, अथ का विलोम बताना है। पढ़ा लिखा शब्द है आपका, अथ का विलोम बताएं। अंत है, इति है, अर्थ है या फिर अघ है। अथ का विलोम, अथ कहाँ पर? अथ किसके लिए कहते हैं? अंत के लिए या शुरुआत के लिए? अथ का सही सी विलोम वैसे तो स्कूल में रटा हुआ शब्द है आप लोगों के, लेकिन फिर भी अथ का विलोम इति होगा। इतने छोटे प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने अपना ये यूपी बीएड वाला लेवल देखा है ना, तो प्रश्न बड़े छोटे छोटे पूछे। यहीं अगर आप राजस्थान एलडीसी वाला जो बैच हम पढ़ रहे हैं वहां पर देखेंगे ना, प्रश्नों का आकार बड़ा 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 सा होता है, लेकिन आप लोगों के प्रश्न बहुत छोटे छोटे से पूछे जा रहे हैं, तो हम छोटे वाले प्रश्नों पर ही तैयारी करेंगे। शोषक शब्द का विलोम, शोषित होगा, पोषक होगा, पठित होगा या पोषक होगा। शोषक का विलोम, शोषक जो शोषण करे, शोषित जिसका शोषण किया जा रहा है, पोषक जो पोषण का काम करे, तो शोषक का उल्टा क्या? पोषक। और पोषित कौन? जिसका पोषण किया जा रहा है वो सब्जेक्ट पोषित कहलाएगा। पठित जिसे पढ़ा जाए। हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सही विलोम कौन सा है। हर्ष का सही विलोम खेद होगा, वेदना होगा, विषाद होगा या दुख होगा। हर्ष मतलब क्या? खुशी ना। माफ कीजिएगा, हर्ष मतलब खुशी, तो खुशी वाली भावना का विपरीतार्थक क्या? खेद, वेदना, विषाद या दुख। इसका उल्टा क्या? दुख भी हो सकता है लेकिन विषाद भी है। किस पर जाएंगे? अरे दुख का विपरीतार्थक तो सुख हो जाएगा। और खेद का क्या होगा? माफ कीजिएगा, हर्ष का विपरीतार्थक क्या होगा? विषाद हो जाएगा। अरे खेद मतलब क्या होता है? आपको किसी चीज से ना खेद है, थोड़ी समस्या है, लेकिन विषाद पूरी दुख वाली से। आप एग्जाम में थोड़े कम अंक लेकर आते हैं, आपको खेद होता है थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाना, तो उसे हम खेद कह सकते हैं। आगे देखें, साक्षर शब्द का विलोम बताएं क्या होगा। ये तो करवाया था, ये आप लोगों को अंतर बताकर भी करवाया था कि साक्षर और शिक्षित दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो कभी उनसे कंफ्यूज ना हो। साक्षर शब्द का विलोम क्या है? निरक्षर है, अशिक्षित है, अनपढ़ है या सुरक्षर है। सुरक्षर जो बहुत अच्छा लिखता हो सुरक्षर, अनपढ़ जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित जिसे थोड़ी भी शिक्षा ना मिली हो, लेकिन साक्षर जिसे अक्षर ज्ञान है, निरक्षर जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है। उल्टा, साक्षर व्यक्ति क्या हो सकता है? मान लीजिए हमारा नाम पूजा है और हमें सिर्फ पूजा लिखना आता है और कुछ लिखना ही नहीं आता, हमें क ख ग घ कुछ लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम साक्षर हैं। क्यों? क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान है। लेकिन अगर अक्षर ज्ञान भी ना हो तो व्यक्ति निरक्षर हो जाए। उद्धत शब्द का विलोम, उद्धत मतलब क्या? उद्दंडित, ठीक है, होता नहीं है थोड़ी शरारती से, तो उद्धत का मतलब क्या? शरारती लिख सकते हैं। अब ये शरारती का सीधे सीधे शरारत से समझ सकते हैं, शरारत से समझ लीजिए, आपकी इच्छा है। अभी शरारत का सीधे सीधे उल्टा क्या हो सकता है? विनय, विनीत, अवनति या फिर अनुदार। उदार का विपरीतार्थक होगा अनुदार, अवनति उन्नति। अब क्या बचा? विनीत या फिर विनय? विनीत। उद्धत ना शरारती, शरारती का उल्टा क्या है? विनीत होगा, जो विनय से काम करे। आरोह का विलोम क्रमबद्ध है, अवरोह है, क्रमानुसार है, लगातार है। आरोह मतलब क्या? एक आरोह में चीजें चल रही है ना, और वो आरोह टूटे क्या कहलाता है? अवरोह कहलाती है वो स्थिति। क्रमानुसार क्रम के अनुसार चल रहा है, लगातार बिना टूटे सीधे सीधे चीजें चल रही हैं, क्रमबद्ध क्रम के अनुसार चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुराई का विलोम है? इनमें से देखना और बताना कि बुराई का विलोम क्या होगा। क्या बढ़िया बुराई का विलोम है? क्या अच्छाई है बुराई का विलोम? क्या सुंदर बुराई का विलोम है? क्या समाप्ति होगा बुराई का विलोम? बुराई का विलोम क्या होना चाहिए? बढ़िया, अच्छाई, सुंदर, समाप्ति। इनमें से कौन सा शब्द बुराई का विलोम है? ये बुराई मतलब बुरी वाली भावना ना, तो बुराई वाली भावना का उल्टा क्या? अच्छाई। वैसे तो ठीक कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ठीक है, अच्छाई एकदम सही। पवन शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, यहाँ पर सिर्फ संधि बता दीजिए।
संधि विच्छेद हम कर लेंगे, आप लोग संधि बताएं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? अब हम क्या करेंगे, पवन शब्द लिखेंगे, पवन के बीच में देखें क्या लगा हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ व नहीं है, अव लगा है, ठीक है, अ के साथ व वाली मात्रा है, व से पहले वाला वर्ण अधूरा होता तो यण संधि होती, ये आप लोग को बताया था। अब अव लगा है, आव लगा हो, आय लगा हो, अय लगा हो, इतनी चीजें मिल जाती हैं, क्या होता है, अयादि संधि। पहचाना कैसे, फिर वही पोधन अन क्या बनाएगा, पवन बनाएगा। कभी आपका ओ मिल जाए किसी विजातीय से ना, तो आपका ओ ही किस में बदल जाता है, अव में बदल जाता है, ये आपका सूत्र है, याद रख लीजिए। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यण संधि? स्वागत में कौन सी संधि होगी, दीर्घ गुण वृद्धि यण। स्वागत के लिए क्या करें, फिर बीच में व लगा है। अब पिछले वाले नियम का उल्टा करके देखें, व से पहले वाला वर्ण क्या है, व से पहले वाला जो व्यंजन है अधूरा है ना, तो यहाँ पर बीच में आपको मिला व के बाद वाले से शुरुआत कर दें। पहले लिख लीजिए आगत, बड़े वाले अ की मात्रा और गत। शुरुआत में क्या लिखेंगे, आपका व बनता कब है, स पूरा लिखें, छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, मिल रहा हो अपने को छोड़कर किसी दूसरे स्वर से, जिसे आप कहते हैं विजातीय स्वर, तो आपके छोटे ऊ या बड़े ऊ में क्या परिवर्तन आएगा, ये बदलकर आपका व हो जाएगा, बाकी के वर्ण वैसे के वैसे ही। कौन सी संधि का नियम है ये, यण संधि, ठीक है, यण संधि में ही आप देखते हैं उधन आगत स्वागत बनाएगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद, क्या इतिधन अधि इत्यादि बनाएगा, इतिधन आदि इत्यादि बनाएगा, इटिधन आदि या फिर इतिधन आदि? क्या करें, में देखिए मेल कहाँ हो रहा है, या पर मेल हो रहा है ना, या पर मेल हुआ, या से पहले वाले वर्ण क्या है, अधूरे हैं। तो अब यहाँ पर फिर वही पीछे से शुरुआत करें, आदि बना आपका मूल शब्द, और उससे पहले क्या लगा हुआ है, ई लिखें, त लिखें, और ध्यान दें कि यह बनता कब है, छोटी ई, फिर वही आपकी छोटी ई हो, बड़ी ई हो, मेल कर रही है अपने को छोड़कर किसी दूसरे से, अर्थात विजातीय मेल हुआ, छोटी या बड़ी ई में बदलाव आएगा और ये या में बदलेगा। पीछे छोटे ऊ या बड़े ऊ में बदलाव आता है, वो व में बदलता है। यहाँ पर भी यण संधि ही है, यण में आपको परिणाम रूप में य व र मिलते हैं, तो इति धन आदि इत्यादि बनाते हैं। परोपकार शब्द में कौन सी संधि होगी, परोपकार देखें और बताएं परोपकार में कौन सी संधि, परोपकार में कौन सी संधि होगी, क्या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? परोपकार कैसे बना होगा, क्या परधन उपकार परोपकार बनाएगा या नहीं? ओ वाली मात्रा आपको व्यंजन संधि में मिलती है क्या, बिल्कुल नहीं मिलती, विसर्ग संधि में भाई। ओ वाली मात्रा विसर्ग में मिली, विसर्ग वाला ऑप्शन भी है। ओ वाली मात्रा आपको स्वर में, स्वर के गुण संधि वाले भेद में भी मिली। लेकिन अगर आप विसर्ग पर जाएंगे तो विसर्ग पर ध्यान दीजिएगा, ओ वाली मात्रा के बाद से जहां से शुरुआत हो रही है वो आपका मूल शब्द होगा। क्या पकार कोई मूल शब्द होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वहीं आप गुण पर आए तो क्या होगा, ओ बनता ही कैसे है, कभी आपका छोटा या बड़ा किससे मेल कर रहा है, ऊ से या फिर बड़े ऊ से, दोनों मिलाकर ओ बनाते हैं। अब यहाँ पर वही वाला मेल फिट कर दें, परधन उपकार क्या बनाएगा, परोपकार बनाएगा। मूल शब्द क्या है, उपकार, और पर आपका लगा हुआ है उपसर्ग, उपसर्ग वाला नियम कर लें, संधि के हिसाब से सोचें, बस जिस हिसाब से आपको याद होता है उस हिसाब से याद कर लीजिए। संधि कौन सी है, तो गुण स्वर संधि है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ यण वृद्धि गुण, कमेंट करके बताएंगे कि सूर्योदय में कौन सी संधि होगी। 5 सेकंड का समय होगा आपके पास, कमेंट करें और बताएं। नहीं 5 सेकंड तो बड़ा कम हो जाएगा, 7 सेकंड लेंगे, 7 सेकंड का समय लेंगे और बताएंगे कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि, दीर्घ यण वृद्धि गुण। दीर्घ संधि क्या सिस्टम लगेगा, दीर्घ में आपको या तो मिलता है बड़ा, या मिलती है बड़ी, या मिलता है आपको बड़ा वाला ऊ। यण में देखेंगे तो आपको मिलता है या फिर व, और या मिल जाएगा आपको र, इतनी चीजें। वृद्धि संधि देखेंगे तो वृद्धि में अ वाली मात्रा, अय वाली मात्रा, गुण में आपको मिलती है ओ की मात्रा, अर वाली मात्रा, या फिर अय वाली मात्रा। अब क्या बचा, सूर्योदय क्या लगा हुआ है भाई बीच में, ओ वाली मात्रा लगी है ना, ओ वाली मात्रा आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ बताया था, गुण स्वर संधि में। गुण सही है, चाहे इस हिसाब से याद कर लें। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक बार में इस हिसाब से आप लोग याद कर सकते, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके दिमाग में चीजें बसती चली जाएंगी। ये इतना कठिन नहीं है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है आपको लग रहा होगा बड़ा कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। बस बार बार प्रैक्टिस करते ना, चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यण में अ व र मिलता है, दीर्घ में आपको बड़ा बड़ी बड़ाऊ मिलेगा, वृद्धि में औ और अय मिलेगा, गुण में परिणाम रूप में आपको ओ अर या फिर अय मिलेगा। तो भाई ओ बनेगा कैसे, छोटा या फिर बड़ा, मेल कर रहा हो छोटे ऊ से या फिर बड़े ऊ से, क्या बनेगा, ओ बनेगा, उदाहरण के लिए सूर्यधन उदय।
क्या बना रहे हैं, सूर्योदय। ऐसे ही चंद्रधन उदय, चंद्रोदय बनाएंगे। पावक शब्द का सही संधि विच्छेद, पावक का सही संधि विच्छेद अलगाव क्या क्या है? क्या पाधन वक सही है, क्या पावधन क सही है, क्या पोधन अक सही होगा, या फिर पौधन अक? पावक का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? पावक का सही संधि विच्छेद पाधन वक, पावधन क, पोधन अक, या फिर पौधन अक। पावक कौन सा मेल सही होगा? अगर हम सिर्फ पाधन वक लिखें क्या हो जाएगा, सही है गलत है? पावधन क, पोधन अक, या फिर पौधन अक। बीच में क्या लगा है, वहां से शुरुआत कर दीजिए। बीच में लगा हुआ है आव। आव बनता कब है? कभी भी आपका फिर वही ओ, वो नहीं, औ से ही शुरुआत कर दें। औ मिल जाए किससे, किसी विजातीय स्वर से, तो आपका औ बदल कर क्या हो जाता है, आव हो जाता है। इसी के स्थान पर अगर सिर्फ लिखा होता क्या, ओ, ठीक है, ये अगर ओ होता तो आव नहीं अव बनता, छोटे आ वाली मात्रा। पौधन अक पावक बनाएगा। कभी पवन की बात आए तो ध्यान दीजिएगा, पौधन अन पवन बनाएगा, और पावन बनाना हो, मेल आप ही लोग कर लें, पौधन अन हो पावन हो जाएगा। ऐसे ही कभी लिखा हो पोधन अन तो पवन हो जाएगा। पवन पावन में इतना ही अंतर है, पीछे आप लोग पवन करके आ चुके हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा आपका सही। सुरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, बीच में मात्रा देख लीजिए। फिर आप लें 7 सेकंड का समय और बताएंगे कि सुरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, या कौन सा संधि विच्छेद सही है। क्या सुराधन इंद्र सही है, सुरधन इंद्र सही है, सुधन रेंद्र सही है, सुधन अरेंद्र सही है? सुरेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कैसे पहचाने? क्या लिखेंगे, सिर्फ सुर लिखें, सुरेंद्र लिखें, सुराधन इंद्र करें, सुरधन इंद्र करें, सुधन रेंद्र करें, सुधन अरेंद्र लिखें। ठीक है, सुरेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अय वाली मात्रा मिली ना, अय वाली मात्रा के लिए क्या करेंगे, सुरेंद्र। अय वाली मात्रा पहचानेंगे कैसे, फिर वही अय है, औ है, अर है, कहाँ मिलते हैं आपको, कहाँ मिलेंगे भाई, गुण स्वर संधि में, आसान सा था। और बाकी वाले मेल भी तो अशुद्ध हो जा रहे थे। सूधन अरेंद्र कोई शब्द नहीं, रेंद्र कोई शब्द नहीं, इंद्र इंद्र दो जगह सही लिखा हुआ है, सुरधन इंद्र सुरेंद्र। सुरा करेंगे तो सुरा मतलब शराब हो जाएगा, वो वाला मेल ही अशुद्ध है। छोटी या बड़ी मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ही बना रहे हैं। पूरा नियम लिख लें, ई हो, बड़ी ई हो, मेल करे छोटी से ही या फिर बड़ी ई से ही, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। इसी हिसाब से कभी छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, फिर वही छोटा ऊ बड़ा ऊ, मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। अ को लेकर भी ऐसा ही नियम चलता है, कभी छोटा आ बड़ा आ मेल करे छोटे आ से, बड़े आ से, दोनों मिलाकर बड़ा आ बनाते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं आप, तो दीर्घ स्वर संधि, इसी में आपको परिणाम रूप में ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 चीजें मिलती हैं। परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या परमाधन आत्मा सही है, परधन मत्मा सही है, परमाधन आत्मा सही है, या फिर परमाधन आत्मा सही? परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परमधन आत्मा सही है गलत है? परमधन आत्मा ना बहुत बड़ी आत्मा, बहुत महान है जो आत्मा। जब आप समास विग्रह करेंगे ना समझ जाएंगे, आगे समास वाला प्रश्न भी मिलेगा इसी से मिलता जुलता। परम धन आत्मा, जो आत्मा क्या है, बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर परमा देखें अशुद्ध शब्द, पर किसी दूसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है, महात्मा अशुद्ध शब्द, फिर परमाधन आत्मा, समझ में आ रहा है? इसका मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, परमात्म होगा। परमात्मा चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए, तो परम धन आत्मा परमात्मा बनाएगा। ये वाला मेल फिर अशुद्ध है। नायिका, नायिका शब्द देखें और बताएं नायिका में कौन सी संधि है। नायिका शब्द में बताएंगे कौन सी संधि होगी, चलें कमेंट करें और बताएं नायिका में कौन सी संधि। ठीक ठीक ठीक, गुण संधि है, यण है, अयादि है, या फिर वृद्धि है, क्या होना चाहिए? गुण के लिए मात्रा क्या मिलेगी आपको, ओ मात्रा मिले, अय मात्रा मिले, अर मिले। यण के लिए य व र। अयादि के लिए आव अव अय आय। अब बचा वृद्धि, ओ और अव, बीच में क्या मिला, आई मिला या नहीं मिला, आई लिखा हुआ है, पहले तो इका अलग कर लें। ठीक है, अब क्या बचेगा, आय बचा ना। आय कहाँ मिल रहा है, अयादि में ही मिलेगा पहली चीज। अब बताएंगे कैसे पहचाने, इका आप अंत में करेंगे तो बीच में क्या मिलेगा, नए धन इका, क्या बनाएगा, नायिका बनाएगा।
और अगर यहीं पर नवधन इका होता तो नाविका हो जाता, ठीक है, नायिका नहीं नाविका हो जाता, वो अलग हो जाएगा। अब नए धन इका नायिका आसान है, अगर नायक करना है तो नए धन अक नायक हो जाए। आपका संधि कौन सी है, तो संधि है भाई अयादि स्वर, नए धन इका। छोटा या बड़ा मिले औ बन जाए, किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ, वृद्धि, गुण, अयादि। आसान है, ठीक भी करवा देते हैं। कभी छोटा बड़ा आ मेल करे ओ से या अव से, दोनों मिलाकर अव बनाएंगे। इसी हिसाब से कभी आपका छोटा आ या फिर बड़ा आ मेल कर रहा हो ए से या अय से, दोनों मिलाकर अय बनाएंगे। कहाँ पढ़ा है आपने ऐसा, मात्रा के हिसाब से याद कर लें। आपको कहा था ना 2 मात्राएं आप लोगों को याद करनी है, एक ये मात्रा, दूसरी ये मात्रा, मिलती जुलती मात्रा लगती है ना कई बार। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है संधि को तो भी ये दोनों मात्राएं याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। यही दोनों मात्राएं मिलती हैं आपको वृद्धि स्वर संधि में, आसान सा है। गिरिधर शब्द में समास देखना और बताना है कि गिरिधर में कौन सा समास होगा। पहला पद क्या है, द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, द्वंद्व होगा या फिर अव्ययी भाव होगा। ऐसा लगता नहीं आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो भाई वही 7 सेकंड का वेट करेंगे, फिर बताएंगे आपको सही उत्तर। गिरिधर कौन सा समास होगा, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। गिरधर की बात करें क्या मिलेगा आपको, गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, लेकिन सिर्फ धारण करने वाला नहीं, अर्थात कौन, अर्थात श्री कृष्ण। तीसरे पद की प्रधानता बनी, बहुव्रीहि समास, आसान। अगला प्रश्न देखें, परमानंद, पीछे आप लोगों ने परमात्मा किया ना, यहाँ पर शब्द मिला आपको परमानंद, बताएं परमानंद में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है या फिर कर्मधारय समास। परमानंद में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, आसान है कठिन है। अरे अव्ययी भाव समास से क्या समझेंगे, परमानंद, ठीक है। परम है जो आनंद, जहां पर पहला पद आपका परम बना, परम विशेषण बना देता है, आनंद विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है भाई कि वो परम है, तो ये आपको विशेषण और विशेष्य वाला संबंध मिला कहाँ, विशेषण विशेष्य वाला संबंध कहाँ मिल रहा है, तत्पुरुष में मिलेगा, बहुव्रीहि में, कर्मधारय में, अव्ययी भाव समास में। अरे भाई कर्मधारय समास, परम है जो आनंद, बीच में ये जो है ना, यही लग जाए तो यही आपको ट्रिक दे देती है जो कहाँ लगेगा, ये लगेगा आपका कर्मधारय समास। भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास। भरपेट, 7 सेकंड का समय, भरपेट शब्द में समास बताइए, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पहला पद जहां हो जाए अव्यय अर्थात अविकारी, जिसमें परिवर्तन ना आ सके, लिंग वचन कारक किसी भी आधार पर, या फिर आसान सी ट्रिक जहां पर पहला पद आपका हो उपसर्ग, कैसे पहचानेंगे, बे उपसर्ग लगा हो, आ उपसर्ग लगा हो, बदतमीज लिखा हो, बेतमीज लिखा हो, आजीवन लिखा हो, आमरण लिखा हुआ हो, प्रति उपसर्ग लगा हो, ये सब किसका उदाहरण देते हैं भैया, अव्ययी भाव समास। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा एक और मिलता है आपको अव्ययी भाव समास के लिए, कि जहां पर आपके एक पद की पुनरावृत्ति हो जाए वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। चलें अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे, ग्रामगत शब्द दिया हुआ है आपको, और बताएं कि ग्रामगत शब्द में समास छांटे कौन सा होगा। ग्रामगत देखेंगे और ग्रामगत में बताइए समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है या फिर अव्ययी भाव समास है। ग्रामगत शब्द में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव, ठीक है। ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ, बीच में आपको क्या मिला, को वाली विभक्ति मिली। भी को वाली विभक्ति कहाँ लगती है, कारक वाली विभक्तियां है ना, कारक वाली विभक्तियों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तत्पुरुष समास में करते हैं। ग्रामगत, ग्राम को गत, तत्पुरुष समास। आप भी 30 शब्द में समास बताएं क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष। आप बीती, आप पर बीती, तो अपने पर बीत रही हो, बीच में क्या लगा, पर लगा, पर और में कहाँ प्रयोग करते हैं आप, अधिकरण के साथ प्रयोग करते हैं ना, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण की विभक्तियां हैं भाई, अधिकरण तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, आप भी अधिकरण तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, ठीक है, समझे। आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष है तो तत्पुरुष समास हो जाए, सही उत्तर है। एक दंत में इनमें से कौन सा समास होगा,
एक दंत पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है आपसे गजानन बता दीजिए, कभी पूछ लेता है लंबोदर बता दे। तो एक दंत, लंबोदर, गजानन कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास है, हरे समास, क्या हो जाएगा? अरे भाई एक दंत है जिसके, लेकिन निकले कोई तीसरा अर्थ, कोई तीसरा अर्थ ही यहाँ पर प्रधान बन रहा है। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, एक दंत है जिसके अर्थात गणेश, या फिर हम कह दे गज आनन है जिसका अर्थात गणेश, जहां पर आपके तीसरे पद प्रधान हो जाए बहुव्रीहि समास। तीसवा प्रश्न देखें, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, या फिर बहुव्रीहि समास। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार, ठीक है। पंच शब्द क्या करता है? पंच है आपका संख्या, तो जहां पर पहला पद हो संख्या, जहां पर दूसरा पद हो जाए संज्ञा, कौन सा समास होता है? यही आपकी परिभाषा के, जहां पर पहला पद संख्या हो और दूसरा पद संज्ञा हो जाए, वहां पर होता है द्विगु समास। अगर कभी उदाहरण में पूछ लेना आपसे कि भाई दशानन में कौन सा समास है और बहुव्रीहि ना हो, तो ऑप्शन में आप लोग द्विगु समास पर भी जा सकते हैं। एक शब्द में एक से ज्यादा समास हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको उदाहरण में क्या दिया हुआ है, तो आपको उस पर टिक लगा। नीलाश्व में कौन सा समास होगा? नीलाश्व किससे बना है? नीलाश्व का पद विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या फिर बहुव्रीहि। नीलाश्व में कौन सा समास होना चाहिए? अव्ययी भाव समास सही है, कर्मधारय समास सही है, द्वंद्व समास सही है, बहुव्रीहि। नीलाश्व, नीला है जो अश्व ना, नीला है जो अश्व क्या कहलाएगा? नीलाश्व कहलाएगा। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अरे बहुव्रीहि के लिए तीसरा अर्थ निकलना चाहिए, तीसरा अर्थ तो नहीं निकला। नीला है जो अश्व, एक ही अर्थ निकला ना, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय के साथ जा सकता है हम, जहां पर पहला पद हो विशेषण, नीला विशेषण है, और विशेष्य क्या हुआ? अश्व, अश्व की विशेषता बताई गई। ऐसे कहीं कहीं दिया होता है ना आपको, नील कमल पद, नीला है जो कमल, नील पद विशेषण बता रहा है, नील गाय भी दी होती है, नीलाश्व भी दिया होता है, इसी हिसाब से। हरा खोटा शब्द में समास बताएं। हरा खोटा में कौन सा समास? द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। खरा खोटा लिखा है, बीच में योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह को हटाएंगे तो खरा और खोटा, जहां पर बीच में योजक चिन्ह हटाने के बाद और या अथवा लग सके, वहीं पर ही क्या होता है? द्वंद्व समास। दोनों ही पदों में प्रधानता है, कोई पद गौण नहीं है, दोनों पद प्रधान है। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जलज शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, या फिर बहुव्रीहि। जलज, ठीक है, जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज कहलाता है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, क्या हो सकता है? जल में जन्म लेने वाला, जलज कहेंगे ना भाई। अरे जल में जन्म लेने वाला, लेकिन सारी चीजें थोड़ी जल में जन्म ले रहे हैं, या फिर हर चीज को तो हम जलज नहीं कहेंगे जो जल से जन्म लेती हैं। जल में जन्म लेने वाला, जलज शब्द किसके लिए रूढ़ है? कमल के लिए। जल में जन्म लेने वाला पद तो दोनों प्रधान बने, लेकिन दोनों ही पद किनारे हुए, किसी तीसरे की प्रधानता बढ़ गई। किसकी प्रधानता? कमल की प्रधानता। तो जलद शब्द रूढ़ हो गया किसके लिए? कमल के लिए। समास आसान है, बहुव्रीहि। कभी आपसे जलद पूछे तो भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। कभी जलद ही पूछे तो भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। जलद मतलब क्या? जल देने वाला, बादल के लिए। जलद ही मतलब क्या? जल धारण करने वाला। ये हो जाएगा आपका समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या कृतज्ञ सही है, कृतज्ञ सही है, कृतज्ञा सही है, प्रतिज्ञा सही है? कौन सा शब्द शुद्ध होगा? चार शब्द दिए हैं, देखें और बताएं कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है। कमेंट करें और बताएं। जब बात आती है ना कृतज्ञ की, तीन रूप तो कृतज्ञ के दिए हुए हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ, दोनों आप पढ़ते हैं विलोम के रूप। कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। अब यहाँ पर कृतज्ञ तो नहीं दिया हुआ, लेकिन लिख भी लें। कृतज्ञ, कृतज्ञ किसी का आभार मानना, कृतज्ञ आभार ना मानना। कृतज्ञ का ए वाला रूप सही है, प्रतिज्ञा का, प्रतिज्ञा आप इस हिसाब से लिखें, ठीक है। बाकी बी और सी गलती है। निम्नलिखित में से उन्नति का शुद्ध रूप बताना है आपको, क्या होगा? स्व लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है, वैसे शुद्ध नहीं भाई, शुद्ध होना चाहिए, आधा धा लगा होगा दा के पदा। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप किसका? उन्नति का। हम कहते हैं ना हमारी पदोन्नति हुई, हमारी पदावनति हुई, तो उन्नति का अगर आप विलोम देखें तो क्या हो जाता है? अवनति हो। और उन्नति का शुद्ध रूप डी सही है क्या? बिल्कुल डी सही है, उन्नति। तब छोटी की मात्रा, बड़ी नहीं छोटी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आज वाली क्लास में, या फिर हमें लग रहा है इससे पहले एक क्लास में आप लोगों को प्रश्न करवाया, वहां पर आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हमने ध्यान दिया, अगर हमारा शब्द क्या है मूल? संसार,
प्रत्यय लगा इक, तो क्या हो जाता है, संसार के बाद जब एक प्रत्यय लगेगा सांसारिक तो होता है, लेकिन ये स के बाद वाली जो अ की मात्रा है ना, इसमें बढ़ोतरी आती है, छोटा बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमने पद पढ़ा क्या, पुराण, पुराण के बाद एक लगाया तो क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाता है ना, तो मात्रा बढ़ती है, उससे अ बनेगा। अगर कुछ नहीं है, छोटा है तो बड़ा अ बन जाएगा, मात्रा की बढ़ोतरी होती है। इसी हिसाब से संसारिक, सांसारिक, सांसारिक नहीं, सांसारिक सही है, र पर छोटी की मात्रा। इनमें से कौन सा शब्द, ठीक है, इस वाले ना प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, इसे बताते हैं किस हिसाब से आप लोग ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा ना आंखों में जलन महसूस होने लगती है, बहुत लंबे समय तक ऐसे क्लास लें का हाल थोड़ा बुरा हो जाता है, मैनेज कर लेंगे। पहले तो अशुद्ध लिख लीजिए, और अशुद्धि में भी समस्या क्या है, कर्म लिखना था, कर्म, कर्म में भी गलती है, उद्योग लिखा हुआ है, उद्योग होना चाहिए, ठीक है। उद्योग के दो रूप मिल जाते हैं आपको, एक ये उद्योग और एक ये उद्योग, दोनों रूप सही माने जाते हैं, उद्योग अधीन क्षिति। क्या ही करें, इस प्रश्न में आप ए और बी दोनों पर ही लगा सकते थे, ये दोनों ही अशुद्ध थे, तो मतलब उनमें से एक ठीक होना चाहिए था, तो इसलिए गड़बड़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, देखिए और बताएं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध होगा। क्या अनुकूल सही है गलत है, वापस सही है गलत है, मंडल सही है गलत है, अब देखना है और बताना है, ठीक है। देखें, अगर यहाँ पर अशुद्ध कर लें, इस प्रश्न में ना अशुद्ध पूछा, आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। मंडल सही लिखा है, कोई नहीं से मतलब ही नहीं हमारा। अनुकूल भी सही लिखा हुआ है, अनुकूल का उल्टा हो जाता है प्रतिकूल, दिन में ही किया था आप लोगों ने ये वाला प्रश्न। वापस नहीं होता है, वापस होता है। कहते नहीं कभी कभी हम वापस घर जा रहे हैं, वापस घर नहीं जाते हम लोग, वापस घर जाते हैं। और बोलते बोलते ना ये वापस खूब प्रचलन में आ गया है, लेकिन वापस आपका अशुद्ध शब्द। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से देखें और बताएं कौन सा शब्द शुद्ध है जिसमें मिस्टेक नहीं। क्या परिशिष्ट सही है या गलत है, पौरुष सही है या गलत है, लावण्यता, व्यवहारिक, इनमें से आपको बताना है शुद्ध कौन सा है, ठीक है। बाकियों में आपको गड़बड़ी दिखाई दे रही है। देखिए, परिशिष्ट शुद्ध करके भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा, परिशिष्ट मिलेगा, परिशिष्ट। अच्छा आगे देखेंगे तो आपको कौन सा शब्द मिलेगा, लावण्यता नहीं भाई, लावण्य होता है। हर बार आप विशेषता के लिए अंत में त प्रत्यय थोड़ी जोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है लावण्य है तो लावण्यता बना दिया, लावण्य खुद ही विशेषता है। पौरुष सही लिखा हुआ है, पौरुष में कोई डाउट नहीं है। व्यवहारिक नहीं, व्यवहार से क्या बनेगा, एक प्रत्यय जुड़कर व्यावहारिक बनेगा, व्यावहारिक। फिर य के बाद वाली मात्रा छोटे आ की मात्रा है ना, तो मात्रा में बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन सही है। हाँ, परिशिष्ट परिशिष्ट भी ठीक कर लेंगे, परिशिष्ट में आपका परिशिष्ट नहीं परिशिष्ट होगा, ठ नहीं ट होना चाहिए। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं। देखना और बताना इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध होगा। ऐतिहासिक का रूप बताना है, ऐतिहासिक का शुद्ध रूप देखें और बताएं कौन सा होगा। क्या ऐतिहासिक सही है, ऐतिहासिक सही है, ऐतिहासिक सही है, इनमें से कोई नहीं सही। ऐतिहासिक का कौन सा वाला रूप शुद्ध होगा, आसान है ना। अरे भाई ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इसीलिए हम उच्चारण में भी नहीं कहते, और ऐतिहासिक कहेंगे बहुत बुरा उच्चारण है, ऐतिहासिक एकदम। निम्नलिखित में देखें और बताएं कि कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से देखेंगे और बताएंगे कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है, कहाँ पर मिस्टेक है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यथेष्ट सही है गलत है, भुजंगिनी, प्रदर्शिनी, लघुत्तर, ठीक है, अशुद्ध वाला बताना है। अच्छा, कभी देखे ना यथेष्ट सही लिखा हुआ, भुजंगिनी सही लिखा है, नहीं लिखा हुआ है भाई, प्रदर्शनी भी सही लिखा है। लघुत्तर होता है या लघुत्तर होता है, आप क्या करते हैं, लघु उत्तर देते हैं ना, छोटा उत्तर लघुत्तर कहा जाता है, उसे आप किस हिसाब से लिखते हैं। चलें, लघुत्तर सही लिखा, बचा क्या, प्रदर्शनी, या फिर एक और शब्द कराया था आपको इससे मिलता जुलता ही, दर्शन से मिलता जुलता, शायद कभी दर्शन ही पूछा था आपसे कि दर्शन का शुद्ध रूप क्या होगा, वो तो वैसे आप लोग को लिखना आता है, लेकिन जब प्रदर्शनी की बात की जाए तो यहाँ पर दर्शन का मूल रूप याद रखिएगा, तो थोड़ा सही से लिख देते हैं। शब्द शुद्धि वाले प्रश्न है, पता चलिए यही गड़बड़ी हो जाए, प्रदर्शिनी, ठीक है, तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ना पर बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन प्रियदर्शिनी नहीं प्रदर्शिनी, और श पर ई की मात्रा नहीं होगी, वो भी ठीक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फिर वापस पूछा है, शुद्ध है, सौंदर्यता सही है गलत है, कवींद्र, एकत्रित, निहारिका, निहारिका मैम पढ़ाते हैं आप लोगों को इंग्लिश, निहारिका नहीं निहारिका, ये वाला रूप सही है।
बात आती है एकत्रित की, क्या एकत्रित सही है गलत है? शुद्ध पूछा ना आपसे। अरे रुके, सौंदर्यता, कवींद्र, क्या ही किया जाए इनमें से? अरे माफ कीजिएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान नहीं गया। हाँ ठीक है, निहारिका एकदम सही लिखा हुआ है, निहारिका ही होगा। छोटी ही लगा रहे थे, माफ कीजिएगा। जब एकत्रित की बात आएगी, एकत्रित नहीं, एकत्रित लिखते हैं ना हम लोग, कैसे लिखेंगे? एकत्रित लिखेंगे, ठीक है। आगे आएगा कविंद्र, किससे मिला हुआ है? कविधन इंद्र से बना है, तो क्या करेंगे? दोनों ई मिलकर बड़ी वाली ई बनाएंगे, कवींद्र हो जाएगा। सौंदर्यता नहीं भाई, सौंदर्य होगा। सौंदर्य ही विशेषता बता देता है, आप सौंदर्यता ना लगाएं जैसे शुरुआत में किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से बताएं कहाँ पर अशुद्धियां हैं? अध्ययन सही है गलत है, आविष्कार, तनख्वाह, खनिज, कहाँ पर अशुद्धि है? देखेंगे और बताएंगे। अरे पिछला वाला प्रश्न ना भाई, रुके रुके रुके, हमारा थोड़ा ध्यान नहीं गया। इस प्रश्न को काट दीजिए, इस प्रश्न में ना गड़बड़ी है। देखिए सौंदर्यता, कविंद्र, इनमें से पूछा है कौन सा वाला शब्द आपका शुद्ध है? एकत्रित भी सही लिखा हुआ है, निहारिका में भी दिक्कत है, तो आप ऐसा करें इस वाले प्रश्न को छोड़ दें। दो से ज्यादा ऑप्शन भाई गलत सही मिलेंगे तब तो गड़बड़ी हो जाएगी। एकत्रित गलत लिखा है, एकत्रित आपका सही लिखा है, निहारिका भी सही लिखा हुआ है, तो गड़बड़ी है। बाकी निहारिका, पता नहीं आपको क्या बता रहे हैं, होता नहीं कभी कभी थक जाता है दिमाग तो वो हाल हो जाता है। निहारिका कर में से कौन सा शब्द शुद्ध है? एकत्रित सही होगा, कविंद्र में दिक्कत है, सौंदर्यता में समस्या है, ठीक है। चले आगे आ जाए। इस वाले प्रश्न को हटाई दीजिए, ये वाला प्रश्न अगली बार करवाएंगे, थोड़ा सा ना होता है, थोड़ा स्लो है। अध्ययन, आविष्कार, तनख्वाह, खनिज, खनिज नहीं, खनिज सही होगा। उस वाले प्रश्न को अभी ठीक करवा देते हैं, थोड़ा सा समय दें। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? देखिए और बताएं, इनमें से सही शब्द कौन सा होगा? क्या? चले इनमें से सही शब्द बताएं, बाकी हम पीछे एक बार जाकर आपका शब्द ठीक कर देते हैं। सौंदर्यता नहीं होगा, सौंदर्य की बात करते हैं। कविंद्र के लिए आपको संधि विच्छेद बता दिया कि कविधन इंद्र कर दे, ई की मात्रा हो जाएगी बड़ी, कविंद्र हो जाएगा। चाहे इस हिसाब से लिखें, चाहे आप, अरे भाई क्या ही हो रहा है आज, क्या हो रहा है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप ही लोग बढ़िया कर लें, कविंद्र कर लें, ठीक है। अनुस्वार लगा देंगे, अनुस्वार लगाना ना भूलें। इसके बाद ई वाली मात्रा बड़ी हुई, एकत्रित सही लिखा हुआ है, सौंदर्यता, सौंदर्य शुद्ध है, ठीक है। कविंद्र आप लोगों ने देख ही लिया, निहारिका नहीं, निहारिका जो शुरुआत में लिखा था वो सही है। अब चाहे तो प्रश्न हटाएं, अब चाहे तो प्रश्न फॉलो ही करिए। हमें लगा कि प्रश्न में काफी मिस्टेक है, टाइपिंग टाइपिंग का इशू बाबू भैया, क्या ही किया जाए। निम्नलिखित में से देखें और बताएं, आविष्कार तो सही लिखा है, अध्ययन भी सही लिखा हुआ है, वाह भी सही लिखा है, खनिज गड़बड़ी है, डी ठीक कर लें। रुके, अब चलें अगले प्रश्न पर। 43वां प्रश्न हुआ, 44वां प्रश्न देखें और बताएं, इनमें से कौन सा सही शब्द है? देखना है और बताना है कि कौन सा शब्द सही है। गांधी गलत लिखा है, गांधी होगा। गणना ठीक लग रहा है, दुष्कर, दुहधन, कर, विसर्ग हटेगा, क, उच्चारण कहाँ से किया? कंठ से किया, कंठ से शाह नहीं बना तो आप कौन सा शाह लगाएंगे? मूर्धा वाला शाह। दुष्कर कौन सा शाह आ जाएगा? मूर्धा वाला शाह। दयालु कैसे लिखेंगे? ला पर छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा आएगी? दयालु कैसे लिखना है आपको? चलें, दयालु के लिए क्या करेंगे? दयालु कर लें। अब क्या बचा? गणना, अरे बड़ा आसान है, गणित से गणना बना ना आपका, गणना तो बिल्कुल सही लिखा हुआ था, बाकियों में मिस्टेक थी। इनमें से कौन सा पर्यायवाची यमुना का नहीं है? देखना और बताना है यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं।
यमुना के लिए फिर वही आपको बताया था, सूर्य की बेटी माना जाता है ना, तो सूर्य की बेटी से जुड़े हुए जो जो पर्यायवाची मिल रहे हो उन्हें आप ठीक कर ले पहले। रविसुता, सूर्यसुता, सूर्यजा, ठीक है, ये शब्द मिलते हैं। और होता नहीं कि कई बार हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो, तो अगर आप संबंध बनाकर पढ़ेंगे याद हो जाएंगे पर्यायवाची। अर्कसुता भी कहा जाएगा। कालिंदी तो बड़ा फेमस है। बचा क्या? सुरसरी किसे कहते हैं? अरे सुर से जुड़ी हुई, ईश्वर से जुड़ी हुई नदी कौन सी है? गंगा नदी को कहा जाता है सुरसरी। और अर्कसुता, रविसुता, कालिंदी, सूर्यसुता, सूर्यजा किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? ये सारे शब्द आपके प्रयोग किए जाएंगे यमुना नदी के लिए। इनमें से कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? फिर नहीं वाले प्रश्न बढ़ने लगे थोड़े। तालाब है या नहीं, पुष्कर है या नहीं, तट है या नहीं, तड़ाग है या नहीं। तड़ाग सौदामिनी दोनों शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं। तट, पुष्कर, तालाब प्रयोग किया जाएगा? प्रयोग किया जाता है भाई। तट तो बिल्कुल नहीं प्रयोग किया जाता। अरे तट क्या, हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कूल, किनारा, तट, ये शब्द अलग है। इनमें से कौन सा पर्यायवाची देवता का नहीं है? द्विज, सुर, निर्जर, विबुध। कौन सा पर्यायवाची देवता का नहीं है? अरे देखें, सुर प्रयोग किया जाता है ना, सुर के राजा कौन है? सबसे ज्यादा होता है ना, दो शब्द आपको मिलते हैं, सुर असुर। असुर राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है, सुर देवता के लिए। निर्जर, जिसे कभी बुढ़ापा ना व्यापे, बना किससे है? निधन जर से। निर्जर, जिसे कभी बुढ़ापा ना व्यापे, निर्जर हुआ। विबुध देखें तो विबुध भी प्रयोग किया जाता है देवता के लिए, ईश्वर के लिए। लेकिन ये आपका द्विज शब्द, दो बार जन्म लेने वाला, दांत के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है ब्राह्मण के लिए, ये प्रयोग किया जाता है चांद के लिए। लेकिन ये एकदम नहीं प्रयोग किया जाता है ईश्वर के लिए, या फिर सीधे सीधे जिन्हें आप देव कहते हैं, सुर कहते हैं उनके। इनमें से कौन सा पर्यायवाची नारी का नहीं है? कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो कि वनिता नारी का पर्याय है या नहीं है? वामा नारी का पर्याय है या नहीं है? नलना, ललना, कामिनी। इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो कि नारी का नहीं है? ठीक है, वनिता मिलता ही है, ललना मिलता ही है, कामिनी मिलता ही है, वामा करवाया है। वामा आपको क्या बताया? पत्नी का पर्यायवाची होगा भाई, नारी का नहीं, पत्नी का पर्याय है। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, पत्नी भी नारियां ही होती हैं। फिर आपको कहा है ऐसे, तो गंगा भी नदी ही होती है, तो नदी के पर्याय के रूप में या गंगा के पर्याय के रूप में मिक्सअप थोड़ी करेंगे आप। भले ही नारी स्त्री, या फिर सीधे सीधे कहें तो पत्नी स्त्री है, बहन भी तो स्त्री है। फिर इस हिसाब से मामा पत्नी के लिए भी प्रयोग कर लो, स्त्री के लिए भी प्रयोग कर लो, बहन के लिए भी, मम्मी के लिए भी। तो ऐसे नहीं प्रयोग किए जाते। ठीक है, पर्यायवाचियों में भी अपनी कैटेगरी निकलती है, दिमाग खोलिएगा। इनमें से कौन सा पर्यायवाची पार्वती का नहीं है? उमा पार्वती का पर्याय है या नहीं है? भवानी, गिरिजा, आत्मजा, कौन सा पार्वती का पर्याय नहीं है? उमा तो कहा ही जाता है, उमा नाम से पूजा की जाती है, आरती भी मिलती है। भवानी नाम से आरती, गिरिजा और आत्मजा। आत्मजा जानते हैं ना? गिरिजा पता नहीं, गिरी को उठाने वाली, ठीक है, गिरी से जन्म लेने वाली, दोनों कहा जाता है। गिरी से जन्म लेने वाली कौन है? पार्वती है, प्रयोग किया जाता है। आत्मजा नहीं कहा जाता। आत्म से उत्पन्न, आत्म की जा, आत्म से पाली हुई कौन है? अरे बेटी के लिए प्रयोग किया जाएगा ये वाला पर्याय। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर, 50वां प्रश्न देखिए। इनमें से देखना है और बताना है कि कौन सा पर्यायवाची धरती का नहीं है। क्या देखें और बताएं, इनमें से धरती का पर्याय कौन सा नहीं है? अचल धरती का पर्याय है। अचला धरती का पर्याय है या नहीं है? क्षिति, वसुधा, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि धरती का पर्याय नहीं है? नहीं बताया जाए, ठीक है। आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब पूरे के पूरे प्रश्न देखे आप लोगों ने, बीच में कहीं कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बताइए। अच्छा, अगर अभी ना बता पाए, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थोड़ा बहुत कोई भी डाउट हो रहा हो, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगली क्लास में लाइव आकर बता दें। आप लोगों की इच्छा है, प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कर दें। प्रश्न ना अच्छी लगी हो तो बताएं कैसे विषय से जुड़ी प्रश्नोत्तरी चाहिए, किसी पर्टिकुलर विषय से जुड़ी प्रश्नोत्तरी चाहिए ना, तो थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे आप लोगों के हिसाब किताब। जितनी मेहनत की जरूरत है आप लोगों को, उसी हिसाब से हम लोग भी उसी ढर्रे पर ही चलेंगे। तो चलें, आज की क्लास पूरी हुई। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। फिर वापस मिलेंगे आप लोगों से लाइव क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखें। क्लास की टाइमिंग देख लीजिएगा। आपकी क्लास की टाइमिंग शेड्यूल हमेशा देखते रहें, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आप लोगों को पहले ही बता दें। चलें, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आप लोगों को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।